नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 8, जिसका नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 जलाते चलो कविता को पढ़ाया था। इसके सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। एंजेला की माँ एलेक्सेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थीं। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी मां समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान मां ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताईं। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे सब यहाँ आ रहे थे, तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के गांव मलंग में गए। वहां पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो।
या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी? वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उनकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। बिहू नृत्य और इसके उत्सव में अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई जो असम की जानी मानी लेखिका हैं। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे। वे थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। जब वे एक साथ खेल रहे थे उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़के और पुरुष के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गई जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तो उन्होंने अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने।
एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से बेहतर थी। इसके बाद वे दिन में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। इन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के साथ साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थे। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकी सिखा रही थीं। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा, क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठी और शिक्षकों ने बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। इसकी लेखिका हैं जया मेहता, अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह। लेखिका से परिचय। जया मेहता एक नृत्यांगना हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। जय मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। अब हम इसका शब्दार्थ करेंगे। पहला है क्षत्रिय, असम का एक शास्त्रीय नृत्य। दूसरा है बिहू, असम का लोक नृत्य व त्यौहार। नंबर 3 नृत्य, नाच कला का एक रूप। नंबर 4 लोक नृत्य, जन समुदाय का पारंपरिक नृत्य। नंबर 5 धार्मिक, धर्म से संबंधित। नंबर 6 भक्ति में, भक्ति से पूर्ण। नंबर 7 महापुरुष, महान व्यक्ति। नंबर 8 लीला, ईश्वर के अलौकिक कार्य। नंबर 9 श्रद्धा, आस्था, विश्वास। नंबर 10 अनुशासन, नियम का पालन। नंबर 11 उल्लास, खुशी का आनंद। नंबर 12 उत्सव यानी त्यौहार। नंबर 13 कृषक यानी किसान। 14 संस्कृति, जीवन शैली या परंपरा। नंबर 15 परंपरा, चली आ रही रीति नीति। 16 विविधता, अनेकता। 17 इतिहास, बीता हुआ समय। 18 समृद्ध, संपन्न, भरपूर। 19 रंगीन, विविध रंगों या रूपों से भरा। 20 एकता, एक होने की भावना। 21 अनेकता, भिन्नता, अलग अलग रूप। 22 शांति, सुकून, चैन। 23 ऊर्जा, शक्ति, जोश। 24 कला, रचनात्मक अभिव्यक्ति। 25 अभिनय, किसी भाव को दर्शाना या एक्टिंग करना। तो अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे तो पाठ से। तो ये हमारा इसमें प्रश्न अभ्यास का कार्य है। यहाँ पर मिलान करना है हमें, पंक्तियों पर चर्चा, सोच विचार के लिए, निबंध की रचना, अनुमान या कल्पना, शब्दों की बात, असम, 3 बिहू। पाठ से आगे पूर्वोत्तर की यात्रा, टाइम मशीन, खिलौने विभिन्न प्रकार के, पत्र, डाक टिकट है यहाँ पर, आज की पहेली, झरोके से, साझी समझ और खोजबीन। मेरी समझ से कह, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। उन्हें असम बिहू और क्षत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को
कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थीं। इसका सही उत्तर है वे असम के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। अब है प्रश्न 2। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। उत्तर है दोनों की आयु एक समान थी। प्रश्न है अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इसका उत्तर लिखेंगे मैंने यह इसलिए चुना क्योंकि यह उत्तर संवेदनशीलता, समझ और पाठ से गहराई से जुड़ाव को दिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कलाकार मंच पर दर्शकों से जुड़ता है। अब आगे है मिलकर करें मिलान। पाठ में कुछ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हैं 6 शब्द दिए गए हैं, हमें इनका मिलान करना है। तो देखिए जैसे कि पहला है सत्र, तो इसका मिलान होगा छठे से। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रीय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। दूसरा है बोहाग बिहू, तो इसका मिलान होगा नंबर 4 से। असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। नंबर 3 लंदन, इसका मिलान होगा दूसरे से। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। नंबर 4 गुवाहाटी, इसका मिलान होगा नंबर 5 से। भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। आगे है नंबर 5, इसका मिलान होगा नंबर 3 से। ब्रिटिश अकादमी यानी यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। नंबर 6, इसका मिलान होगा पहले वाले से, यानी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। इनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि पहले का है 6 से मिलान होगा, दूसरे का चौथे से होगा, तीसरे का दूसरे से होगा, चौथे का 5वें से होगा, 5वें का तीसरे से होगा और छठे का पहले से मिलान होगा। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है। असम के चाय के बागानों में देश के आधे से ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं बिहू, भोगली, बोहग, बिहू, कोंगाली, जिन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। अब है प्रश्न 6। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों में समान विविधता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख, दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? उत्तर, मलंग गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई थी। उसने इतने लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षक नृत्य देख वह मंत्रमुग्ध थी।
उसके मन में भी बसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई। एंजेला भारतीय नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत और भारतीय समाज पर इसके प्रभावों पर सोच रही थी। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे? उत्तर है, असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम की छाया थी। इस पाठ से के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर, लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास कर रही थी। खाने पीने, चलने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वह नृत्य करती रही। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे, सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया। समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? उत्तर है, सत्रिया नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सत्रिया नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रिया नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही समर्पित और आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे। आगे चलकर सत्रिया नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रिया सीखने लगीं। आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। अब है निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद भी उसे शाम पाके एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का एक ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इसमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दिवाली आदि के बारे में बताना। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। तो निबंध रचना गतिविधि विद्यार्थी स्वयं करेंगे। इसके लिए आप अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे होली पर आधारित वर्णनात्मक निबंध का छोटा सा अंश। तो होली त्यौहार रंगों का त्यौहार है। उस दिन मैंने देखा कि पूरे मोहल्ले में लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। बच्चे पिचकारी और रंग से खेल रहे थे। मिठाइयों की खुशबू से पूरा वातावरण मधुर लग रहा था। मैंने भी अपने मित्रों के साथ खूब रंग खेला और आनंद लिया। यह त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। अब है दीपावली। तो दीपावली रोशनी का त्यौहार है। इस दिन हम घर की सफाई करते हैं और दियों से सजाते हैं। रात को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। लोग मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे चलाते हैं। चारों तरफ रोशनी और खुशियाँ होती हैं। यह त्यौहार सच्चाई और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब आगे है, मैंने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा और उसकी बनावट पर विचार किया। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत लंदन से की और वहीं वापस लौटकर यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान जिन स्थानों, दृश्यों और अनुभवों को लेखक ने देखा और महसूस किया, उनका क्रमबद्ध सजीव वर्णन इस पाठ की प्रमुख विशेषता है। पाठ में यह भी बताया गया है कि यात्रा के दौरान लेखक को भिन्न भिन्न देश की संस्कृति, रहन सहन और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव हुआ। उसने जो कुछ स्वयं देखा, सुना और महसूस किया, उसे सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के पाठ में हमें दूसरे देशों की जानकारी देने के साथ साथ यात्रा के महत्व को भी समझाते हैं। इस पाठ की खास बात यह है कि इसमें दृश्य और घटनाएं इस तरह से प्रस्तुत की गई हैं कि पाठक खुद को यात्रा में शामिल महसूस करता है। अब आगे है अनुमान या कल्पना। अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।
बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? उत्तर है, भारत के असम राज्य के लोक नृत्य बिहू त्योहार से संबंधित हैं। समूह में नाचते स्त्री पुरुष अत्यंत उत्साहित थे। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक धारण करी हुई थी। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार अचंभित था। खैर, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? उत्तर है, माँ एलेसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज संभाले होंगे, डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठा की होगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण की सुचारू रूप से होने में मदद मिली होगी। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया था? उत्तर है, हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण काफ़ी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता था? साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है। आगे है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश और अपने शिक्षक और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे असम से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अपने समूह से मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। संकेत असम के नृत्य, त्यौहार, भाषा आदि। तो यहाँ पर हम इन्हें लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे कि असम, असमिया भाषा, असम का बिहू नृत्य व त्यौहार, सत्रिया नृत्य। आगे है मठों की पीठ और आगे है वैशगु त्यौहार और असम का झूमर नृत्य। आगे है 3 बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। जैसे कि पहला है रोंगाली या बोहाग, दूसरा है भोगाली या माघ, तीसरा है कोंगाली या काटी। एंजोला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? उत्तर है, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा अप्रैल के महीने में भारत पहुंचे थे। यह अवसर रोंगाली या बोहाग का था। इसे बैसाख में मनाया जाता है जिसमें किसान बीज बोते हैं। खैर, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। उत्तर है, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, इसे रोंगाली या बोहाग कहते हैं। दूसरी बार धान रोपने पर जिसे भोगाली या माघ कहते हैं। तीसरा, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, इसे कार्तिक यानी अक्टूबर से मनाया जाता है। इसे कोंगाली या काटी कहते हैं। अब है पाठ से आगे आपकी बात। अपने समूह में चर्चा कीजिए कि रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का भी प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा कि एक अन्य शब्द है बिट्टो। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है चेतना। मान लो चेतना नाम है तो चेतना को घर में कई बार नाम प्यार भरे नामों से पुकारा जा सकता है। ये नाम प्राय स्नेह, अपनापन और निकटता दर्शाते हैं। परिवार में चेतना को निम्नलिखित नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे कि चेतू, चेतू दीदी आदि अगर वो बड़ी है तो, चेतो, चेतना बेटा, नन्नी नन्नी, गुड़िया, चिन्नी, प्यारी, लाडो, टिंकू, मिंकू, बिटिया। इस तरह से हम उन्हें बुला सकते हैं। अच्छा, आगे है आपके नाम का क्या अर्थ है? अपना नाम, आपका नाम ये किसने रखा, पता करके बताइए।
तो इसमें चेतना का नाम का अर्थ होता है जागृति, सजगता, होश, चैतन्य या आत्मिक ज्ञान। यह नाम उस भावना या स्थिति को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से सचेत, जागरूक और संवेदनशील होता है। यह एक बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण संस्कृत मूल का नाम है। चेतना नाम रखने का निर्णय आमतौर पर माता पिता, दादी या किसी बुजुर्ग सदस्य द्वारा किया जाता है। कई बार यह नाम किसी पंडित द्वारा या जन्म राशि के अनुसार या नामकरण संस्कार में रखा जाता है। वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर ये खेल खेलता हूँ, जैसे कि कबड्डी, खो खो, पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी, क्रिकेट, फुटबॉल। ये खेल हमें मिलकर खेलने में बहुत मज़ा आता है। आगे है असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रीय नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? तो असम में प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है सत्रीय नृत्य, जो भक्ति और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है। इसके अलावा बिहू नृत्य भी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से बिहू महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो हमारे प्रांत का नाम हरियाणा है। तो हरियाणा में प्रमुख नृत्य रूपों में गिद्दा, हुल्ला शामिल है। गिद्दा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें वे खुशी और उत्सव के मौके पर नाचती और गाती हैं। ढोल और ताशे की धुनों पर नृत्य होता है और यह विशेष रूप से शादी और त्योहारों के दौरान किया जाता है। अब आगे है पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी एक राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। मानचित्र के लिए देखें। अब आगे है टाइम मशीन। टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन अभी तक बनाया नहीं जा सका, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं। जैसे कि प्रश्न क्या है अब आगे, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उनमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, क्यों? इसमें है, अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण पल में वापस जाना चाहूँगा। विशेष रूप से प्राचीन भारत के समय में जाना पसंद करूँगा, जब महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह समय और स्थान बहुत ऐतिहासिक था और मैं उस संघर्ष के क्षणों को महसूस करना चाहता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि उस समय के लोग किस तरह अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। प्रश्न है, यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? तो उत्तर है, अगर मुझे ऐसी कोई वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई है तो मैं एक स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर बनाना चाहूँगा, जो शरीर के अंदरूनी संकेत जैसे कि रक्त प्रवाह, कोशिकाओं की स्थिति, मानसिक तनाव को ट्रैक कर सके और स्वास्थ्य समस्याओं की भविष्यवाणी कर सके। प्रश्न के, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हाँ, मैंने संग्रहालयों के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि यह इतिहास और संस्कृति को समझने का एक शानदार तरीका है। संग्रहालयों में विभिन्न प्रकार की प्राचीन कला, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं। यदि मुझे संग्रहालय की यात्रा करने का अवसर मिले तो मैं जरूर जाऊंगा। विशेष रूप से मुझे प्राचीन भारतीय कला, शिल्प, मूर्तियों और पुरातात्विक अवशेषों को देखने का बहुत मन है। संग्रहालय यात्रा में हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण रही है और यह भविष्य में उन चीज़ों की संरक्षण और अनुसंधान में मदद करता है। अब खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। क्या अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? एंजेला के खिलौने लंदन में। पहला, टेडी बियर। ब्रिटिश बच्चों में टेडी बियर बहुत लोकप्रिय होते हैं। यह एक प्यारा और आरामदायक खिलौना होता है।
नंबर 2, कंस्ट्रक्शन खिलौने जैसे कि LEG और मॉडलिंग क्ले, जो बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। नंबर 3, टॉय कार्स और ट्रकों। ब्रिटिश बच्चों के लिए छोटे मॉडल ट्रक और कार भी बहुत प्रचलित हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जैसे रोबोट्स और बात करने वाली गुड़िया, जो बच्चों को मनोरंजन और सीखने का अनुभव देती है। आगे है, आप घर पर कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। उनके नाम है गुड़िया, LEGO सेट, पजल्स, कार और ट्रक खिलौने, टेडी बियर, बोर्ड गेम जैसे लूडो, शतरंज, बॉल्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कंठी यानी पुतली। नंबर क्या, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तो हरियाणा में बच्चों के लिए जो हाथ से बने खिलौने मिलते हैं उनमें प्रमुख हैं काठ के खिलौने, छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने जैसे कि गुड़िया, हाथी और घोड़े। ये खिलौने आमतौर पर स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। नंबर 2, कुम्हार के खिलौने, मिट्टी से बने खिलौने जैसे मिट्टी के बर्तन, पशु और पक्षी की मूर्तियाँ। ये पारंपरिक रूप से बच्चों को दिए जाते हैं और ये हरियाणा की लोक कला का हिस्सा होते हैं। जूट और बाँस से बने खिलौने, हाथ से बने बाँस और जूट से बने खिलौने बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं जैसे कि घोड़े की मूर्ति, पुतलियाँ और बिल्ली। घ, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लगाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका भी सिखाइए। तो बिल्कुल, भारत के बच्चे अक्सर अपनी सृजनात्मकता का उपयोग करते हुए घर के सामान से खिलौने बना लेते हैं। यह न केवल बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है बल्कि वे खुद से इसे बनाकर बहुत कुछ सीखते भी हैं। कागज, मिट्टी, लकड़ी या प्लास्टिक जैसे चीज़ों से खिलौने बनाना आसान और मज़ेदार हो सकता है। मैं एक साधारण खिलौना बनाने का तरीका बताता हूँ जिसे आप अपनी कक्षा में दिखा सकते हैं। खिलौना, कागज से बनी कागज की नाव। सामग्री है कागज, साधारण सफ़ेद या रंगीन कागज, पानी, नाव को पानी में चलाने के लिए। बनाने का तरीका, सबसे पहले कागज का एक आयताकार टुकड़ा लें। दूसरा, आप कागज को आधा मोड़ेंगे ताकि वह एक समान आकार के वर्ग में बदल जाए। अब कागज के दोनों किनारों को केंद्र की ओर मोड़ेंगे, यह आकार लगभग त्रिकोणीय होगा। उसके बाद त्रिकोण के दोनों कोनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए मोड़ेंगे। फिर नाव के आकार को सही करने के लिए थोड़ी चतुराई से उसे मोड़ेंगे और खोलेंगे ताकि यह एक छोटी नाव के रूप में बन जाए। यहाँ पर देखिए खिलौने दिए गए हैं, इस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं। आगे है पत्र। क्या, मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी को पत्र लिखकर बताइए कि अनु की आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पत्र। प्रिय सखियों, नमस्ते। लंदन वापस लौट आई हूँ लेकिन भारत की यादें बहुत आ रही हैं। यहाँ सब कुछ अलग है, ठंडी हवाएं हैं, व्यस्त जीवन, लेकिन भारत की गांवों की सादगी और त्योहारों की खुशी और मिलनसार लोग याद आते हैं। मैं भारत के खेल, संगीत और चाय को बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी ही लौटने का मन है। आपकी दोस्त एंजेला। अब है प्रश्न है, आप जानते होंगे पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पत्र लिखने के लिए है पत्र, और ये कार्य आपको स्वयं करना है। आप अपने नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं और पत्र लिख सकते हैं। अब आगे है, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। तो देखिए ये कार्ड है। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो ये हमारे भारत में जारी किए गए डाक टिकट हैं। आप वीडियो को रोककर इन्हें अच्छी तरह देख सकते हैं। आगे है प्रश्न, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों?
इसमें है उत्तर, मुझे भारत के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों पर आधारित डाक टिकट बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर भारत के प्रमुख मंदिरों, प्राचीन किलों और लोक कला को दर्शाने वाले डाक टिकट। मुझे यह डाक टिकट इसलिए पसंद है क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक विविधता और इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल और सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। प्रश्न 6, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? उत्तर है, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में उनके साहित्यिक योगदान और प्रमुख कृतियों की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर डाक टिकट जारी किए गए जो उनके योगदान को सम्मानित करते हैं। आज की पहेली, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेलियाँ, जो हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती हैं, तो कुछ पहेलियां आप अपनी पहली बार बूझेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। तो यहाँ पर ये पहेलियां दी गई हैं, तो हम इन्हें हल करेंगे। जैसे कि पहली है, हाथीर दांत कदमर पात। तो इसमें हिंदी में पहेली है, हाथी के दांत सी कदम के पात सी। तो इसका मिलान होगा पहले से ही, यानी मूली। फिर दूसरा है, पानी आसे मांस नाई, हाबी आसे बाघ नाई। यानी पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं, यानी नारियल। नंबर 3, आई बुलेले ने लागे, वो पाई बुलेले लागे। लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए, यानी होंठ। आगे है नंबर 4, सहचरण कृष्ण वरण, पेटी काटी लेऊ नाई मरण। काला तन और 6 है चरण, पेट कटे पर भी न मरण, यानी चींटी। इससे मिलान होगा। अब आगे है झरोखे से। इसमें है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं कहाँ, क्या, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, तो पढ़ते हैं आगे। तो ये है असम का प्रसिद्ध मूंगा सिल्क। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहाँ पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग वाले बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियाँ पहनकर आई थीं। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे, बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों से सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ है पीला या गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया जाता है, अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की खूबी यह है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूपों से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। विमल श्रीवास्तव, स्रोत पत्रिका, अप्रैल 2008। अब है साझी समझ। आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों? अपने समूह में बताइए। इस लेख में मुझे लेखकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए डाक टिकट जारी करने की जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यह हमारे साहित्यिक नायकों के बारे में जागरूक करती है और उनके कार्य को समाज के सामने लाती है। डाक टिकटों के माध्यम से इतिहास और संस्कृति को संजोने का एक सुंदर तरीका है। अब है खोजबीन के लिए। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों तथा QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें और
समझें। जैसे कि असम बिहू लोकगीत, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, भाषा संगम असमिया और मुकोली बिहू। तो सबसे पहले हम असम के बिहू लोकगीत के बारे में जानेंगे। असम के बिहू लोकगीत मुख्य रूप से खुशियों और कृषि उत्सवों से जुड़े होते हैं। कुछ प्रसिद्ध गीत हैं बिहू नृत्य गीत। नंबर 1, खेतों में काम और खुशी का उत्सव। नंबर 2, ओ मोरा बिहुआ, बिहू के मौसम का स्वागत। नंबर 3, होरियाली बिहू, खेती और नए साल का गीत। नंबर 3, रंगाली बिहू, बसंत ऋतु के शुरुआत का गीत। ये गीत असम की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। अब दूसरा है सत्रिया नृत्य। असम का प्रमुख पारंपरिक नृत्य जो वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य मंदिरों में और धार्मिक आयोजनों में किया जाता है। इसमें कथकली और हाथ के भावों का उपयोग किया जाता है। सत्रिया नृत्य का उद्देश्य ईश्वर की पूजा और भक्ति को व्यक्त करना है। आगे है तीसरा मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी नृत्य भारत के मणिपुर राज्य का पारंपरिक नृत्य है जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का अद्भुत संगम होता है। इस नृत्य में उत्सव, रासलीला और शिव पूजा जैसे विभिन्न विषय प्रमुख होते हैं। लय और गति इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। पहला है भांगड़ा, पंजाब में खुशियों का नृत्य। दूसरा है गरबा, गुजरात नवरात्रि में गाया जाता है। तीसरा है कुंभी, उत्तर प्रदेश, महिलाएं पारंपरिक तरीके से करती हैं। नंबर 4, कथकली, केरल, धार्मिक और नाटक। नंबर 5, कच्ची घोड़ी, राजस्थान, घोड़े पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य। आगे है ये नृत्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अब आगे अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर राज्य के लोक नृत्य। वो है बिहू, कृषि और मौसम का उत्सव। सत्रिया, धार्मिक नृत्य। रंगमंच, आदिवासी नृत्य। मणिपुरी, रासलीला और धार्मिक नृत्य। पाका, जश्न और त्योहारों पर नृत्य। ये नृत्य पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। अब है भाषा संगम असमिया। तो भाषा संगम कार्यक्रम के तहत असमिया भाषा में कुछ सामान्य शब्द और वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि नमस्ते, आप कैसे हैं, धन्यवाद, आप क्या करेंगे, होगा। ये असमिया भाषा के कुछ सामान्य शब्द और वाक्य हैं जो दैनिक संवाद में उपयोग किए जाते हैं। आगे मुखोली बिहू नृत्य असम का पारंपरिक नृत्य है जो विशेष रूप से बिहू पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें हाथों के नृत्य, तेज कदम और सपाट घुमाव शामिल होते हैं। यह नृत्य खेतों में काम और संगीत का उत्सव मनाने के प्रतीक के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। आगे हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, सत्रिया नृत्य की शुरुआत किसने की थी? ए भूपेन हजारिका, बी शंकरदेव, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर है बी शंकरदेव। प्रश्न 2, बिहू नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? ए विवाह, बी होली, सी फसल कटाई के दौरान, डी जन्मदिन पर। इसका सही उत्तर है सी फसल कटाई के त्यौहार पर। प्रश्न 3, सत्रिया नृत्य का संबंध किस भगवान की लीलाओं से है? ए राम, बी विष्णु, सी कृष्ण, डी शिव। इसका सही उत्तर है सी कृष्ण। प्रश्न 4, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए ओडिशा, बी असम, सी मणिपुर, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है बी असम। प्रश्न 5, सत्रिया नृत्य को किस प्रकार का नृत्य माना जाता है? ए लोक नृत्य, बी शास्त्रीय नृत्य, सी पाश्चात्य नृत्य, डी आधुनिक नृत्य। इसका सही उत्तर है बी शास्त्रीय नृत्य। प्रश्न 6, सत्रिया नृत्य का प्रदर्शन आमतौर पर कहाँ किया जाता है? ए खेतों में, बी विद्यालयों में, सी सत्र और मंदिरों में, डी मेलों में। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 7, बिहू नृत्य करते समय किस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है? ए धार्मिक भावना, बी अनुशासन, सी मस्ती और आनंद, डी नाटक। इसका सही उत्तर है सी मस्ती और आनंद। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ए भारतनाट्यम, बी सत्रिया, सी बिहू, डी कथकली। इसका सही उत्तर है सी बिहू। प्रश्न 9, सत्रिया नृत्य किस कला का उदाहरण है? ए युद्ध कला, बी भक्ति कला, सी व्यापार कला, डी आधुनिक कला। इसका सही उत्तर है बी भक्ति कला। प्रश्न 10, बिहू नृत्य मुख्य रूप से कौन करता है? ए साधु, बी वृद्धजन, सी युवक और युवतियाँ, डी व्यापारी। इसका सही उत्तर है सी युवक और युवतियाँ। प्रश्न 11, सत्रिया नृत्य का उद्देश्य क्या होता है? ए मनोरंजन, बी व्यापार, सी भगवान की भक्ति को व्यक्त करना, डी युद्ध कौशल सिखाना। इसका सही उत्तर है सी भगवान की भक्ति को व्यक्त करना।
प्रश्न 12, बिहू नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से उपयोग होते हैं? ए पियानो और गिटार, बी ढोल पेप और गगना, बी बीन और मृदंग, डी तबला और हारमोनियम। इसका सही उत्तर है बी ढोल पेपा और गगना। प्रश्न 13, शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से कौन कौन से अंगों का उपयोग किया जाता है? ए सिर और आंखें, बी पैर और कमर, सी हाथ आंखें और चेहरे के भाव, डी सिर्फ आवाज। इसका सही उत्तर है सी हाथ आंखें और चेहरे के भाव। प्रश्न 14, बिहू नृत्य किस भावना को दर्शाता है? ए शोक, बी क्रोध, सी उल्लास और प्रेम, डी डर। इसका सही उत्तर है सी उल्लास और प्रेम। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सी बात क्षत्रिय और बिहू में एक समान है? ए दोनों धार्मिक हैं, बी दोनों में नाट्य तत्व नहीं है, सी दोनों असम से संबंधित हैं, डी दोनों केवल पुरुष करते हैं। इसका सही उत्तर है सी दोनों असम से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो पाठ के सरलार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।